Friends, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to start here with CBSE class 9th. Subject is physics. Chapter is 10. Name of chapter is gravitation. Right? So before we proceed into the chapter, we should know what is this gravitation. So gravitation is the force with which the objects attract each other, is called force of gravitation or gravitational force. The force with which objects attract each other is called the force of gravitation or gravitational force. Now we will move on to the second definition, that is centripetal force. So centripetal force is when an object moves in a circular path with a certain speed and changes its direction at every point. This change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and the body and keeps the body moving along the circular path acts towards the center. That is, it is center specific or center seeking. Hence, this force is called the centripetal force. Right? Circular path means if any body moves like this in a circular path. This is here its center, and its direction is changed at every point. Here is some other direction, here is some other, here is some other, here is some other, here is some other. Right? And the force that causes its acceleration and keeps the body moving along the circular path is called the centripetal force. Right? So one thing here you have to keep in mind is that in the absence of this centripetal force there will not be any circular motion, and all the bodies moving in the circular paths will move along a straight line. Right? This straight line will be a tangent to the circular path. Now, what is a tangent to the circular path? So tangent to a circle means a straight line that meets the circle at one and only one point is called the tangent to the circle. So ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलता है. ठीक है, जैसे ये एक सर्कल में सर्कुलर मोशन हो रही है, यहाँ पे ये एक सर्कुलर मोशन हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन जो है इसको यहाँ पर टच कर रही है एक ही पॉइंट पर, वो है पॉइंट बी. सो इसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट टू अ सर्कल. ठीक है, सो ABC इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी. हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे. राइट? एट पॉइंट बी. नाउ अब आगे चलते हैं थोड़ा इसमें. उसके बाद हम इस ग्रेविटेशन को महसूस कैसे करेंगे नेचर में, हमें पता कैसे चलेगा कि ग्रेविटेशन है. इसको हम डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जो कि सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो उनकी जो मोशन है वो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है,
उस फोर्स की वजह से ही ये जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो इसका अगला एग्जांपल देखेंगे हम कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून, ड्यू टू विच द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक सर्कुलर गोल उसमें घूमता है, चक्कर लगाता है। तो इस जो इसका फोर्स लगता है यहाँ पे, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पैदा होता है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ये अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो अर्थ हमारी धरती है वो चंद्रमा को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जो यहाँ पे फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो, एक कल्पना करो कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो चंद्रमा जो है एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में जो है मूव करता। ठीक है, तो फिर क्या होता? वो मूव सीधा पृथ्वी से एक जगह टच करता हुआ सीधा चला जाता, तो वहाँ पे जो है तो उससे क्या होना था कि ये जो चंद्रमा है बिना कोई सर्कुलर गति करे हुए, सर्कुलर पाथ में गति करे हुए ये सीधा ही निकल जाता। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल नोट करें कि एक किसी ट्री से, जो पेड़ से एप्पल या कोई और चीज़, कोई फ्रूट गिरता है तो वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, पर क्योंकि उसका जो मास है वो धरती की अपेक्षा नेग्लिजिबल है, छोटा है, तो इस वजह से उसको हम अर्थ को उसकी तरफ आकर्षित होते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, अब उसके बाद इन सब चीज़ों को नोट किसने किया? उसको, इन चीज़ों को नोट किया एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट जो थे आइजैक न्यूटन, जिनका नाम आपने सुना होगा। वो जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही अपनी सारी पढ़ाई की। तो उन्होंने इसको जो महसूस किया, इसके ऊपर उन्होंने अपना लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो ये जो है यूनिवर्सल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है? ये है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. This force is along the line joining the centers of the objects. ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशन लॉ है, इसके मुताबिक कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, कैसे आकर्षित करती है? एक फोर्स, एक बल के साथ, जो कि उनके मासेस के प्रोडक्ट, मासेस के गुणनफल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही उनके मास बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो उनके सेंटर्स के बीच में जितनी दूरी होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको हम आगे जो है समझेंगे कैसे। पहले हम इसका जो है इसको ये समझ लें कि इस लॉ को हम, जो न्यूटन्स लॉ है, एक यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी विश्व की, यूनिवर्स की सारी बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो छोटी हों बॉडीज़, आर बिग और स्मॉल, या बड़ी हों,
और चाहे वो सेलेस्टियल, चाहे वो आकाशीय हो, चाहे वो धरती पर हो, तो ये हर एक यूनिवर्स की हर एक बॉडी के ऊपर अप्लाई करता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं। अब जो हमने पीछे सीखा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट्स विद ए फोर्स, तो अब इसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझेंगे कि मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे, ये होगी एक ऑब्जेक्ट, ये होगी दूसरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। इसको मान लो हमने दे दिया ऑब्जेक्ट ए और इसको मान लो नाम दे दिया हमने ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो अब हमने कहा है कि द फोर्स इज अलोंग द जॉइनिंग लाइन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसके सेंटर्स को देखेंगे, ये इनके सेंटर हो गए यानी केंद्र हो गए, तो इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन इन्होंने लाइन जो हमने ज्वाइन की, ये जो दूरी है ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो दूरी है इसको हम क्या बोल देंगे, डी, राइट, डी, ठीक है जी। अब मान लो इसका मास है m1, मास या वेट बोल देंगे इसको, इसका मास है m2, ठीक है। अब हमने पीछे कहा कि फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो फोर्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ये होता है मासिस m1 इंटू m, प्रोडक्ट ऑफ मासिस, प्रोडक्ट ऑफ मासिस का मतलब कि उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके जो मास होंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो दूसरी बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो गया f, ये इन प्रोपोर्शनल का साइन तो यही आएगा, ठीक है, पर वो इन्वर्स हो गया मतलब उल्टा हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, यहीं पे करके देखेंगे इसको, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है कंबाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो f ही रहेगा, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/d², ठीक है जी। तो इसके बाद जब ये फुली कंबाइंड हो गया तो ये बन गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा d², राइट। अब बच्चों हमें, चलो आपको अगले पेज पे ले चलते हैं, इसमें तो हमें ये मिला
कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटा D स्क्वायर, राइट। अब हमने अगर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाना है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन है, इसको अगर हमने हटाना है तो हमें इसके लिए एक कांस्टेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने हटाना है, सॉरी। तो इस साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए इक्वल कांस्टेंट हट गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया हमने, साइन को हटाया और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है जी डाल दिया, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो अब ये इक्वल टू आ गया यहाँ पे, बाकी चीज़ वही रहेगी M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो वेयर G is the constant of proportionality which is called gravitation constant, राइट। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई हमारी, ये वाली, ठीक है, इसमें आगे चलेंगे हम जी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को हम पहले नाम दे देंगे फोर्थ, राइट। ये आई थी हमारी थर्ड, राइट। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, ये एफ जो है डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इक्वल टू, बाकी इधर रह जाएगा आपका जी M1 M2, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझो। अब हमें चाहिए सिर्फ जी की वैल्यू, तो हम जी को एक साइड रखेंगे। सो दिस जी क्या आ जाएगा फिर हमारा, ये एफ डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन M1 M2, राइट। सो ये जो इक्वेशन है ये हमारी आ गई जी की वैल्यू, इसको हम दे देंगे नंबर 5, राइट। जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, एफ का मतलब फोर्स, डी का स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, M1 M2 मासेस हो गए उनके, ठीक है जी। ये इतनी चीज़ समझ में आई। सो ये जो जी है इसका जो यूनिट है कैसे मिलेगा हमें, जब हमें इस फोर्स की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू और उनके मासेस की वैल्यू, बॉडीज़ के मासेस की वैल्यू पता होगी, ये हम लगाएंगे तो ही हमें मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ जी
G was calculated by a scientist named as Henry Cavendish. CAVEN डिश, राइट। तो उसने जो है इसकी वैल्यू फाइंड की एंड क्या फाइंड की, इट वाज G इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट्स क्या बनेगा? यूनिट्स क्या बनेंगे इसके? तो फोर्स का आ गया न्यूटन, ठीक है, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, और मास का हो गया, क्योंकि मास जो है यहाँ ये है इनका, तो यहाँ से ऊपर गया है मास, तो ऊपर जाके दो बॉडीज का मास है किलोग्राम -2, राइट। अब यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि यूनिट्स, SI यूनिट्स ऑफ G कैसे बने। G का F का फोर्स का न्यूटन के यूनिट क्या है? N, न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और मास का हो गया किलोग्राम माइनस। इतनी चीज़ आपने याद रखनी है। इस यूनिट की वैल्यू आपने रख लेनी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू G की, जो कि ये है, ठीक है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, राइट। तो ये आ गई G की वैल्यू। अब हम आगे चलेंगे कि अब इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक चीज़ याद रखनी है आपने कि वैल्यू ऑफ G does not depend अभी आपने याद रखना है कि इसकी वैल्यू किसके ऊपर नहीं डिपेंड करती। नंबर 1, नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, चाहे कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच की दूरी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात क्या होगी? द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में कोई भी मीडियम हो, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। नंबर 4 जो है टाइम, द टाइम at which the force is considered, राइट। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है ये हमने देख ही लिया है, फोर्स के ऊपर
और मास के ऊपर, राइट। तो उसके बाद अब आपने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी कि इन्वर्स स्क्वायर, उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दें क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये इन्वर्स स्क्वायर आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ दैट। अगर हम कहें कि इन्वर्स स्क्वायर को पहले समझ लो, हमने ऊपर इक्वेशन 2 में देखा कि f इज proportional inversely proportional to 1 upon d square, right, 1 upon d square। सो ये जो है 1 upon d square, तो इसका मतलब क्या है? तो इसको हम जो है वैसे जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देते हैं, इन्वर्स स्क्वायर। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिसके मुताबिक f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इफ वी डबल द डिस्टेंस, तो इसमें दो आपको देखने को मिलेंगे कि दो इफेक्ट्स हैं इसके, कि नंबर 1, इफ वी डबल द डिस्टेंस, तो अगर हमने ये डिस्टेंस इसको डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा फिर? 1/4 डिस्टेंस, द फोर्स बिकम्स 1/4। ये देखो F, इसको मान लो हमने इसको 2 2 जा 4 हो गया, ये इक्वल टू 1/4। अगर इसी तरह इसको हाफ कर देंगे, इफ दूसरा पॉइंट हम लिखें, इफ फोर्स इज इफ फोर्स ने, इसको हम कहेंगे इफ डिस्टेंस d इज हाफ्ड, इसको हम डिस्टेंस को आधी कर दें तो क्या होगा? तो f इज 1/2 स्क्वायर, सो 1 1 2 2 जा 4, ये 4 ऊपर चला गया 4, तो फोर्स बिकम 4 टाइम। यहाँ पे रह गया था 1/4, जब डिस्टेंस को डबल किया 1/4, जब हाफ किया तो फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स, राइट। ये चीज, इसका मतलब ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, राइट। अब उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट करना है सिग्निफिकेंस और ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर। अब मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम नेचर में नोटिस करें तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस निकल कर आती है, कि सबसे पहली जो सिग्निफिकेंस आपने नोटिस की है कि
gravitational force GF, gravitational force between sun and earth keeps the earth in motion around the sun। अब ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी जो धरती है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसकी वजह से हमारी धरती पे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, ऋतु परिवर्तन ये वो। तो अगर ये ना हो तो ये ऋतु परिवर्तन या ये हमारे जो है घूर्णन ना हो, गति ना हो, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ और मून कीप्स द मून इन मोशन अराउंड द अर्थ। चंद्रमा हमारे चारों तरफ घूमता है धरती के, वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अब जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड। इसकी वजह से ही हम ग्राउंड से चिपके रहते हैं, ठीक है, ये हमें बाइंड रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम धरती के ऊपर रुके हुए हैं। धरती और हमारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से हम धरती पे स्टे कर रहे हैं। देखो नेचर ने कितनी बड़ी वो दिया आपको। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। इसने एटमॉस्फेयर को भी होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, हमारा वातावरण बना है, राइट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल होती है। और दूसरा क्या हो गया? स्नोफॉल। कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, कहीं पे रेनफॉल हो रही है, ये किसकी वजह से है? एंड तीसरी बात क्या होगी? एंड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स में जो पानी बह रहा है उसके लिए, ठीक है। फिर एक और बात, नंबर 6 यहाँ पे क्या हो गई? टाइड्स इन द, यहीं पे कर देते हैं कोमा, टाइड्स इन द ओशियंस, ज्वार भाटा, राइट, टाइड्स इन द ओशियन। नंबर 6
जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स revolve around the earth। जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं हमारी धरती के चारों तरफ किससे घूमते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किसके बीच में होगा ये? अर्थ एंड सैटेलाइट्स। सो ये कुछ फायदे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के। राइट स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान से करना है। अब हमने इतना कुछ इसका कर लिया, इसका एक हम एग्जाम्पल लेंगे। अब न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लेंगे इसका, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, सो न्यूमेरिकल क्या होगा इसका? द मास ऑफ अर्थ इज 6 multiplied 10 raised to power 24 kg, right? And that of moon is 7.4 multiplied 10 raised to power 22 kg. If the distance between them, मतलब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितनी है? इज 3.84 मल्टीप्लाइड 10 raised to power 5 kilometer, then calculate the force exerted, by earth on the moon. So take value of G equal to 6.7 multiplied 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये वैल्यू आपने जी की लेनी। तो अब जैसा कि हमने पीछे उसके अंदर किया है इक्वेशन में, कि इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? मास ऑफ अर्थ इसको हम m1 मान लेते हैं। 6 multiplied 10 raised to power 24 kg, राइट। अब मास ऑफ मून m2 हमने मान लिया 7.4 multiplied 10 raised to power 22 kg, राइट। अब उन दोनों के बीच में दूरी
डिस्टेंस ये हमने डी मान लिया इज 3.84 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर, राइट। और जी की वैल्यू हमने उसने फिक्स कर दी है कि यही लेनी है आपने 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ठीक है। अब हमें पता है इक्वेशन फ्रॉम फोर्स हमने निकालना है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हुई आपको कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है, घबराना नहीं आपने। सो एफ जी की वैल्यू लगा देंगे हम पहले 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब इसके चलो उसके बाद मल्टीप्लाइड m1 कितना है 6 मल्टीप्लाइड 10⁻24, m2 मल्टीप्लाइड 3.84 सॉरी m1 की वैल्यू होगी, m2 हो गया 7.4 मल्टीप्लाइड 10⁻22 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻5 स्क्वायर, राइट। नाउ इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, जो अगर इसको सिंपल वे में करें तो ये बन गया 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 10⁻24 मल्टीप्लाइड 7.4 मल्टीप्लाइड 10⁻22। अब नीचे जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब इसको दो बारी कर देना है, 3.84 मल्टीप्लाइड 3.84 मल्टीप्लाइड 5 5 जा 25 10⁻25, राइट। अब ये जो है 25 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा किसी के अंदर, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 6.7 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 10⁻24 -25 यहाँ पे कर देंगे हम, मल्टीप्लाइड 7.4 मल्टीप्लाइड 10⁻22, नीचे क्या रह गया 3.84 मल्टीप्लाइड 3.84, राइट। अब स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ से रब करूँगा ये वाला पोर्शन, ताकि आपको इसको हम यहाँ पे कर सकें। ये मैंने रब कर दिया। इसके बाद जो हम है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये एरो दे दिया ताकि आपको पता रहे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इक्वल टू डालेंगे। अब ये बन गया 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻, अब वो 24 - 25
तो ये कितना रह गया, -1, राइट। तो -1 इधर अगर ऐड हो जाएगा 10 में तो ये बन गया -11 है, तो ये बन गया -12, राइट। मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 7.4 मल्टीप्लाइड 10⁻22 नीचे रह गया 3.84। अब फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 में से 12 गया 10 रह गया, तो ये क्या बन गया 6.7 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 22 में से 12 गया 10 रह गया, इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 384/100 मल्टीप्लाइड 384/100, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वल टू इसको और सॉल्व कर देते हैं हम, तो ये बन गया 6/7 मल्टीप्लाइड 10⁻10 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 74/10 मल्टीप्लाइड, ये 100 ऊपर चले गए दोनों, नीचे क्या रह गया और आपका 384 मल्टीप्लाइड 384। अब ये दोनों 10 इससे कट जाएंगे 100 से, ये अब कुछ हो सकता है, तो इसको आप कट हो सकता है तो इसको कट कर दीजिए। इसको अगर कट कर सकते हैं तो इसको कट कर दो, तो यहाँ पे बचा है 100, यहाँ पे है 384, राइट। तो 6 जा 36 2 6 4 जा 24, फिर आप इसको कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते 64 74 37 32। अब ये कुछ नहीं कर सकते तो इसको सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 10⁻2 हो गया, ये बन गया टोटल 10⁻12। तो अब स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ से रब करना पड़ेगा इसको, ध्यान से करनी है आपने कैलकुलेशन ये। तो ये बन गया इक्वल टू 67 मल्टीप्लाइड 10⁻10 मल्टीप्लाइड 37 मल्टीप्लाइड 100 का बन गया 10⁻2, नीचे क्या रह गया 32 मल्टीप्लाइड 384, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा 2.01 मल्टीप्लाइड 10⁻12
20, तो ये क्या बन गया जी, न्यूटन। फोर्स जो आ गया न्यूटन, राइट। तो 67 मल्टीप्लाइड 37, तो इसको किया हमने तो हमें मिला ये 2479 मल्टीप्लाइड 10⁻12, और जब हमने 3 2 तो हमें मिला 12288, राइट स्टूडेंट्स। सो अब ये 24 इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो मिल गया ये 2.01 मल्टीप्लाइड 10⁻20, राइट। सो ये था अभी ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Get it subscribed by more and more of your friends. So it's goodbye now. अगले वीडियो में हम इसके बाकी भाग के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय।